माँ जी, आपको तो पूरा दिन बस खाना ही होता है, इसके अलावा और काम ही क्या है आपको? ये नहीं होता कि घर की थोड़ी साफ सफाई ही कर दें, लेकिन आप तो बस बैठकर खाती हैं और इधर की उधर करती हैं। और यह मेरा देवर बिट्टू, जिसे डॉक्टर बनना है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बड़ा भाई। क्यों? क्योंकि भाई के पास तो कुबेर का खजाना है। मैं कहती हूँ, डॉक्टर बनकर बिट्टू जो कमाएगा, क्या वो हमें दे देगा? अरे हमें भी तो अपनी गृहस्थी संभालनी है, या जीवन भर सबकी जिम्मेदारी ही उठाते रहें। रजनी अपनी सास कमला जी और पति बीना से कहती है। रजनी के साथ कमला जी बोली, बहू, क्या मेरी 2 रोटी तुम पर भारी पड़ने लगी है? और तुम तो जानती हो बिट्टू पढ़ाई में अच्छा है, अगर कुछ बन गया तो आगे चलकर पूरे परिवार के लिए ही तो करेगा। बीना को भी अच्छी तनख्वाह मिलती है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे ससुर जी की आधी तनख्वाह तो इन दोनों की पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था इसमें चली जाती है, और बाकी के पैसे घर में ही लगता है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रजनी बोली, वाह माँ जी, ये अच्छा है। मेरी शादी से पहले जो आपने अपने बेटे के लिए लोन लिया, उसके लिए मैं क्यों समझौता करूं? वो तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी। मैं अब अपने पति के पैसों को पूरे परिवार पर खर्च नहीं होने दूंगी। अरे, आप लोगों की वजह से यह शहर नहीं जाते। अपने उस निखट्टू बेटे की पढ़ाई के लिए आप मेरे बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। कमला जी कुछ कहती उससे पहले ही विनय बोल पड़ा, माँ, आपकी बहू गलत भी तो नहीं कह रही है। आप जानती तो हैं, बाबूजी अगले हफ्ते रिटायर हो जाएंगे। अगर सारे पैसे उस निखट्टू में लगा दिए तो आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा? मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे भी शहर जाना है। आखिर मैं कब तक आप लोगों की वजह से गांव में बैठा रहूंगा? मैं शहर जाकर पैसे कमाना चाहता हूँ। पैसे कमा लूंगा तो आपकी ही तारीफ होगी। लोग कहेंगे कि पैसे वाले बेटे की माँ है। कमला जी बोली, बेटा, एक माँ को पैसे वाला बेटा नहीं, सक्षम बेटा चाहिए होता है। बिट्टू तो अभी छोटा है, और तुम घर के बड़े बेटे हो तो तुमसे उम्मीद नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? विनय बोला, माँ, वो इतना भी छोटा नहीं है, और मैं बड़ा बेटा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि बस दूसरों के लिए जीता रहूं। आप तो रहने ही दीजिए। अगले हफ्ते बाबूजी आने वाले हैं, बैठकर बात कर लेंगे। इतना कहकर विनय पत्नी के साथ अपने कमरे में चला गया। अगले हफ्ते कमला जी के पति भूषण बाबू रिटायर होकर लौटे तो बेटे बहू ने सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। बहू ने आगे बढ़कर उनका थैला ले लिया और बोली, बाबूजी, रिटायर होकर अपनी बहू के लिए क्या लाए हैं? उन्होंने कहा, बहू, सब कुछ तो तुम लोगों का ही है। अब मैं पेंशन पर जीऊँगा और पेंशन भी कट कर आएगी, क्योंकि लोन ही इतना ले चुका हूँ। अब तो सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। रजनी ने विनय की तरफ देखा। विनय बोला, बाबूजी, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपसे एक गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। विनय ने सबको इकट्ठा किया। बिट्टू इस वक्त कोचिंग क्लास के लिए बाहर जा रहा था। विनय बोला, एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ घट नहीं हो जाएगा। तुम भी आकर यहीं बैठो। अब तुम बच्चे नहीं हो। बड़े भाई की आज्ञा मानकर बिट्टू वहीं चुपचाप बैठ गया। विनय बोला, बिट्टू, तुम्हारे जीवन का सबसे पहले काम क्या होना चाहिए? बिट्टू शांत रहा। विनय बोला, अपने माता पिता की सेवा और उनकी देखभाल करना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिट्टू बोला, नहीं भैया, आप सही कह रहे हैं। विनय फिर बोला, बाबूजी, अब मैं कानपुर रहने के लिए जा रहा हूँ। बेहतर है बिट्टू यहीं से पढ़ाई कर लेगा। यहाँ भी तो कोचिंग क्लासेस के लिए पैसे भेज दिया करूँगा, पर मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। अगर आप थोड़ी मदद कर देंगे तो बच्चों की पढ़ाई वहाँ आसान से हो जाएगी। भूषण बाबू बोले, यह क्या बात हुई बेटा? मैं आया और तुम जाने की बात कर रहे हो? रजनी बोली, बाबूजी, हम कब से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम इस घर में कोई बड़ा हो तो हम भी अपनी आगे की जिंदगी के बड़े में सोचेंगे। भूषण बाबू बोले, तुम लोग मुझसे क्या चाहते? विनय आगे बढ़कर बोला, बाबूजी, आप अगर पैसों से मेरी थोड़ी मदद कर दे तो मैं धीरे धीरे आपको पैसे लौटा दूंगा। भूषण बाबू बोले, अरे बेटा, पैसे लौटाने की क्या बात है? सब कुछ तो तुम ही लोगों का है। अब तुम्हें और बिट्टू को तो सब कुछ संभालना है, बस इतना ध्यान रखना। इतना कहकर भूषण बाबू ने कुछ पैसे अपने पास रखे और बाकी विनय को दे दिए। यह सोचकर कि
हर महीने बेटा घर खर्च के लिए पैसे तो भेज ही देगा। बैठे बैठे शाम हो गई। कमला जी रसोई की तरफ जाने लगी तो रजनी बोली, अरे माँ जी, आराम कीजिए, मेरे होते आप काम क्यों करेंगी। कमला आश्चर्य से बहू को देखने लगी। जो बहू आज तक बिना ताने के 2 रोटी नहीं देती थी, आज आराम करने को कह रही है। भूषण बाबू बोले, कमला, ऐसी बहू भाग्य से मिलती हैं। वह तुम्हें आराम करने को कह रही है और तुम रसोई में जाना चाहती हो। कितने समय बाद यहाँ आया हूँ, कुछ वक्त मेरे साथ बैठो। वो चुपचाप भूषण बाबू के बगल में बैठ गए। जब सब खा पीकर अपने कमरे में चले गए तो रजनी बीना से बोली, आपने ये क्यों कहा कि हर महीने आप वहाँ से देवर जी और घर खर्च के लिए पैसे भेज देंगे। बीना बोला, अरे कहने में क्या जाता है, कम से कम यह सुनकर बाबूजी ने हमें लाखों रुपए दिए, अब वहाँ जाकर अपनी माँ से मांगना नहीं पड़ेगा। और याद रखो, जितने भी जेवर हैं साथ ले चलना, यहाँ कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। रजनी हंसकर बोली, मैंने आपके कहने से पहले ही रख लिए हैं सब जेवर, और साथ में ही माँ जी के जेवर भी रख लिए हैं। अरे आज तक मैंने सेवा की है तो उन गहनों पर मेरे सिवा और किसका अधिकार होगा। यह कहकर दोनों पति पत्नी हंसने लगे। कमला जी और भूषण बाबू इस बात से निश्चिंत थे कि बेटा शहर जाएगा और उनकी बची हुई परेशानियों को खत्म कर देगा। पर उन्हें क्या मालूम था कि बेटा बहू तो अपने ही घर को लात मारकर अपना अलग घर बसाना चाहते हैं। 2 दिन बाद विनय अपने परिवार के साथ चला गया। पहले महीने 2 महीने में फोन करता और हर बार पैसे की तंगी बताता था। इधर भूषण बाबू के बचे पैसे भी खत्म होने लगे। बेटे की पढ़ाई के लिए कमला जी ने कहा, मैं जेवर बेचकर बिट्टू को पढ़ाऊंगी, वरना निखट्टू ही रह जाएगा। बिट्टू बोला, माँ, क्या डॉक्टर बनकर ही मैं आप लोगों का अच्छा बेटा बन सकता हूँ? बिना डॉक्टर बने क्या मैं सक्षम बेटा नहीं बन सकता? माँ, आप कब तक मुझे निखट्टू और नासमझ समझोगी? भले ही भैया की तरह मैं ज़्यादा पैसे ना कमाऊं, पर अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। इतना कहकर बिट्टू अपने लिए काम ढूंढने लगा। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गए, बिना पलट कर नहीं आया। बिट्टू माँ पिता की सेवा में रंग गया। भूषण जी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। बेटे के धोखे ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। अब बिट्टू ने उन्हें पलंग के बगल में अपनी खाट लगा ली ताकि पिताजी की किसी भी आवश्यकता पर वो पल भर में उनके सामने खड़ा हो जाए। कमला जी के बार बार कहने पर भी बिट्टू ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आए दिन कमला जी गुस्से में उसे कभी निखट्टू तो कभी नासमझ की उपाधि देती रहती थी। एक रोज हार कर बिट्टू ने बीना को फोन किया और पिता की स्थिति के बारे में बताया तो बीना बोला, मुझे जितने दिन करना था मैं कर चुका हूँ। मैंने जीवन भर उनकी सेवा का ठेका नहीं ले रखा है। अब उनकी हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, जो करना है अपने दम पर करो। हाँ, मर जाएंगे तो मुझे बता देना, मुखाग्नि तुम ही दे देना, परंतु घर और जमीन का आधा हिस्सा मेरा होगा, ये उनको बता देना। बिट्टू ने यह सारी बात जब भूषण जी को बताई तो उनको जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। उसी रात भूषण जी जो सोए तो फिर कभी नहीं जागे। कमला जी भी अब अधूरी सी हो गई थी। घर के छोटे मोटे काम किसी तरह करती थी। हर समय उनका ध्यान भूषण जी में रहता था। इसी बीच एक दिन कमला जी घूसल खाने में गिर गईं, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। फ्रैक्चर तो मामूली था, परंतु वृद्धावस्था के कारण हड्डियों को जोड़ना भी संभव नहीं था। कमला जी के कई बार बुलाने के बाद भी विनय और रजनी उन्हें देखने तक नहीं आए। अस्पताल का बिल बढ़ता ही जा रहा था। बिट्टू ने माँ से परेशानी साझा की तो कमला जी बोली, बेटा, जेवर किस दिन काम आएंगे? मेरे नीले वाले बक्से में कुछ जेवर रखे हैं, उसमें से कुछ अपनी पत्नी के लिए रख देना और बाकी सब बेच दो। बिट्टू ने घर जाकर जब बक्सा खोला तो खाली था। बिट्टू को समझते देर न लगी, पर उसने माँ से कुछ नहीं बताया और कभी मजदूरी तो कभी अपना खून बेचकर अस्पताल का बिल भर देता। माँ खुश हो जाती कि बेटे को अब कोई परेशानी नहीं है। और कुछ रोज बाद कमला जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब उन्हें डंडे के सहारे चलना पड़ता था क्योंकि कमर जो झुक गई थी। एक रोज कमला जी पड़ोस में किसी के मुंडन में गई थी। वहाँ एक लड़की रश्मि दिखाई दी, वो उनको भा गई। कमला जी ने उसके विषय में पूछा। कमला जी रश्मि के व्यवहार से इतनी प्रभावित हुई कि अगले ही दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर
उसके घर पहुंच गई। रश्मि के पिता विशंभर नाथ जी ने तुरंत ही रिश्ता स्वीकार कर लिया, क्योंकि बिट्टू के व्यवहार के कारण उसे पूरे गांव में लोग बहुत इज्जत कर देते थे। शादी की निर्धारित तिथि तय हो गई। कमला जी को फोन करके रजनी बोली, उस निखट्टू से कौन शादी कर रहा है? अरे क्या कमाएगा और क्या बीवी को खिलाएगा? दोनों में से कोई भी विवाह में उपस्थित नहीं हुए। इष्ट देव और माँ के आशीर्वाद से रश्मि और बिट्टू की शादी संपन्न हुई। देखते ही देखते 2 सालों में कमला जी की गोद में 5 महीने की पोती रूही आ गई। बिट्टू ने भले ही डॉक्टरेट की पढ़ाई नहीं की, परंतु उसे छोटे से कस्बे में रहकर अपने पिता की जमीन पर खूब मेहनत करने लगा। अपनी मेहनत से उसने 2 साल के अंदर संपत्ति को दुगना कर दिया। अब घर में ना खाने की कमी थी और ना ही माँ की सेवा में कमी होती थी। अब आस पड़ोस के गांव के लोग भी बिट्टू से खेती के नुस्खे सीखने आते थे। बेटे की तरक्की पर कमला जी गर्व महसूस करती थी। 2 साल बाद फिर से रश्मि ने कमला जी को पोते का सुख दिया। कमला जी ने प्यार से उसका नाम विकास रखा और धूमधाम से उसका संस्कार किया। घर की रौनक उस दिन देखने लायक थी। पड़ोस के भोला बाबू बोले, कमला बहन, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक बेटा शहर में जाकर पैसे छाप रहा है और दूसरा बेटा, जिसे अपनी निकट्टू कहती थी, वो यहाँ नाम रोशन कर रहा है। कमला जी बोली, भाई साहब, माँ को बेटों से पैसा नहीं बल्कि सम्मान चाहिए होता है। जो मेरे बिट्टू ने मुझे दिया, जिसने माँ की परवाह ही नहीं की और लौट कर देखने तक नहीं आया, उस बेटे के पैसों या उससे मुझे क्या लेना देना। आप तो बस मेरे पोते पोतियों को आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने पिता का सपना पूरा करें। तभी उधर से आवाज आई, क्या माँ, छोटे बेटे के पास कुछ पैसे क्या आ गए? आप मुझे भूल गए क्या? कोई माँ इतना बदल सकती है? कमला जी ने पलट कर देखा तो विनय अपने परिवार के साथ खड़ा था। बिट्टू ने आगे बढ़कर भाई के चरण स्पर्श किया, उसे गले से लगाया तो विनय बोला, बस बस रहने दो, यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो मैंने अनपढ़ गांव वालों को दिखाओ जो तुम्हें अंदर से पहचानते नहीं हैं। बिट्टू बोला, भैया अंदर तो आइए, भाभी कि आपका ही घर है, बाहर क्यों खड़ी हैं? रश्मि ने आगे बढ़कर अपनी जेठानी का स्वागत किया। रजनी बोली, हाँ हाँ, घर तो मेरा ही है, यह बताने की जरूरत नहीं है। कल की आई हुई है यह लड़की, क्या खुद को इस घर की मालकिन तो नहीं समझने लगी है? अगर ऐसा है तो ये इसकी गलत फहमी हो गई। अरे मैंने इस घर को संभाला था तो पहले हक तो मेरा ही होगा। रजनी घर देखकर हैरान थी, क्योंकि वह जिस खंडहर को छोड़कर गई थी उसे तो बिट्टू की मेहनत ने महल बना दिया था। गांव वालों ने कमला जी के पोते पोतियों को आशीर्वाद दिया और अपने अपने घर लौट गए। कमला जी बरामदे में आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी। इतने में रजनी अपने सामान को एक तरफ करते हुए बोली, देवर जी, इसे मेरे कमरे में रख दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। इतना कहते हुए रजनी जैसे ही सामने वाले कमरे में जाने लगी तो कमला जी बोली, ठहरो, वो कमरा मेरा है, उसमें मैं अपने पैर मत रखना, और ऊपर का कमरा रश्मि बहू और बच्चों का है। अतिथियों के लिए हमने बरामदे में एक कमरा छोड़ रखा है। इतना कहकर कमला जी ने नौकर रामू को आवाज़ लगाई और कहा, मेहमानों का सामान अतिथियों के कमरे में रख दो। रामू, 2 दिन बाद यह लोग चले जाएंगे। बिना बोला, माँ बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हैं, आप भूलिए मत, यह घर की बड़ी बहू हैं। कमला जी बोली, अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गया। 5 साल पहले जब बड़ी बहू मेरी जेवर चुरा कर गई थी, तब तुम कहाँ थे? अपने पिता के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए, पलट कर अपने भाई की मदद नहीं की, तब कहाँ थे? अरे तुम तो अपने पिता के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए, तो आज यहाँ क्या लेने आए हो? रजनी बोली, माँ जी, यह तो गलत बात है, घर जमीन पर हमारा भी अधिकार है। ऐसे तो गांव वालों के सामने आप बड़ी अच्छी बनी फिरती हैं और अपने बड़े बेटे का अधिकार मारती हैं। इस उम्र में अपने सर पर आप यह पाप लेंगी? तभी रश्मि बच्चों को संभालते हुए बाहर निकली और अपने पल्लू को ठीक करते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा जेठानी जी, पर माँ जी के लिए ऐसे शब्द निकालना आपको शोभा नहीं देता। ओ माँ हैं, हमें कुछ भी कह सकती हैं, पर हम बच्चे होकर उनका अपमान नहीं कर सकते। रजनी गुस्से में तिलमिलाकर रश्मि की ओर बढ़ी तो कमला जी बैठे बैठे
अपनी छड़ी उन दोनों के बीच में करते हुए बोली, खबरदार रजनी, जो तुमने ये लक्ष्मण रेखा लांघी तो। रजनी उनकी छड़ी पकड़ते हुए बोली, मुझे कौन रोकेगा? क्या आप वह दिन भूल गईं जब आपसे मैं इस घर के काम करवाती थी? अरे, आपकी औकात ही क्या है? और इस संपत्ति में मेरा भी हक है, जो लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कमला जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और रजनी को 2 छड़ी लगाते हुए बोली, ये जमीन, ये संपत्ति क्या अपने बाप के घर से लेकर आई थी? अरे, तू तो ऐसी चोरनी है जो अपने ही घर में डाका डालते हैं। और सुनो, यह सारी संपत्ति मेरे बेटे ने अपनी मेहनत से खड़ी की है। तुम्हारे पिता की जो संपत्ति थी, वो तो तुम्हारे पिता और मेरे इलाज में कब की बिक चुकी है। ये संपत्ति मेरे उस बेटे ने अपने दम पर खड़ी की है, जिसे तुम निखट्टू कहते थे। बेटा, पैसे से तो कोई माँ का लाडला नहीं होता। अरे, वह तो अपनी क्षमता से माता पिता का लाडला बना है, जो तुम कभी नहीं बन पाए। विनय बोला, माँ, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। बिट्टू बोला, माँ, भैया को जो चाहिए उन्हें दे दो, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबूजी को खोने के बाद मुझमें कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो फिर से मैं 2 का कर 4 कर दूंगा। बिना बिट्टू को एक तरफ हटाते हुए बोला, चल हट, तू है कौन? तू बोलेगा तो क्या तभी मैं अपना हिस्सा लूंगा? कमला जी ने जोरदार थप्पड़ विनय को लगाया और बोली, नालायक, तू तो इसकी इज्जत के लायक भी नहीं है। अब तो अतिथियों के कमरे में भी नहीं रहेगा। तू, मैं कहती हूँ निकल जा इस चौखट के बाहर, वरना धक्के मारकर निकलवाऊंगी। रश्मि और बिट्टू कमला जी को समझाते रहे, परंतु कमला जी अपनी बात पर अड़ गईं। उन्होंने कहा, मैं माफ़ कर देती अगर यह लोग अपने मन में अच्छे विचार लेकर आते, परंतु आज ये लोग यहाँ अपने भाई और माँ से मिलने नहीं आए, बल्कि अपना हिस्सा लेने आए हैं। अरे, जो फर्ज निभाते हैं वही माँ का बेटा कहलाता है। जिसने धोखा दिया हो वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। कमला जी विनय से बोली, चुपचाप अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ और पलट कर कभी वापस मत आना। मैं मर जाऊँ तो मुखाग्नि मेरा बिट्टू दे देगा। तू मेरे शरीर को हाथ भी मत लगाना। अगर तुमने संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं पुलिस में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। फिर कटोरा लेकर भीख मांगोगे। अब चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी काली परछाई को भी मैं अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहती। रामू, इनका सामान निकाल कर बाहर फेंको और दरवाज़ा बंद कर दो। बिना कुछ कहता उससे पहले ही रजनी बोली, अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है, चलो चलते हैं, वरना फिर डंडे पड़ेंगे। रजनी और बीना को खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। कमला जी ने बिट्टू को समझाया, बेटा, अच्छा बनना अच्छी बात है, पर कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाए तो उसका विरोध भी करो और जवाब भी दो, वरना ऐसे लालची रिश्तों की दुनिया में कमी नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।